आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पाटिल। सुबह 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के 29वें दिन कहां अटका समाधान और कैसे विपक्षी दल कर रहे हैं आंदोलन का इस्तेमाल। ब्रिटेन में नए कोरोना को लेकर क्यों मचा है हड़कंप और शुरुआत विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 साल पर पीएम मोदी के संबोधन के से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद प्रधानमंत्री का यह लगातार दूसरा ऐसा संबोधन है जो किसी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में होगा। करीब 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी में होंगे। फर्क ये होगा कि मई 2018 में प्रधानमंत्री कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कर्मस्थली रहे इस यूनिवर्सिटी में फिजिकली मौजूद थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से आज वो वर्चुअल संबोधित करेंगे। 22 तारीख को पीएम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित कर चुके हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के शताब्दी समारोह में संबोधन को लेकर उत्साहित हूं। शिक्षा का ये अग्रणी संस्थान गुरुदेव टैगोर के साथ निकटता से जुड़ा रहा है। सुबह 11 बजे आप भी इससे जुड़े। विश्व भारती विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1921 में सांस्कृतिक बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब आज प्रधानमंत्री बंगाल के उसी सांस्कृतिक केंद्र में होंगे तो यहाँ से निकले उनके एक एक शब्द का असर पूरे बंगाल पर दिखेगा। साथ ही प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि वो बंगाल के महापुरुषों के जरिए बंगाल की उस जनता से कनेक्ट हो सकें जो इन दिनों परिवर्तन की आस लगाए बैठे हैं। पीएम मोदी के संबोधन से पहले बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। बंगाल के 24 परगना में थाने के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस की गुंडागर्दी की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। थाने के सामने पुलिस वालों ने धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक एक कर चुन चुन कर पीटा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने वाले कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में थे। तो कुछ खाकी वर्दी में, लेकिन बेरहमी से पीटने में पूरा समाजवाद था। पुलिस वालों ने न पुरुषों को छोड़ा न महिलाओं को बख्शा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के खरदा थाने के बाहर पुलिस की यह गुंडागर्दी कई घंटे तक चली। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अगर महिला पुलिसकर्मी हमें पीटती तो कोई बात थी, लेकिन हमें पुरुष पुलिस वालों ने मारा, हाथ पर मारा, पैर पर मारा, जिसके बाद अंदर घुसकर हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। हमारी महिला कार्यकर्ताओं पर पुरुष पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में किसी का हाथ टूट गया है, मेरे सिर पर चोट लगी है, 3 टाँके पड़े हैं, पैर में चोट लगी है, पीठ में चोट लगी है, पैदल चल नहीं पा रहा हूँ। बुधवार को खरदा पुलिस ने रिवॉल्वर के साथ बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता को गिरफ्तार किया था। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके नेता को झूठे आरोप में फंसाया है। इसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हो गए और गिरफ्तार नेता की रिहाई की मांग करने लगे।
इसी दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थाने के अंदर घुसकर प्रदर्शन करने लगे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामला बढ़ा तो मौके पर इलाके से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पहुंचे। उन्होंने ममता बनर्जी की पुलिस पर तालिबान स्टाइल में काम करने का आरोप लगाया। पश्चिम बांग्ला तालिबानी शासन चल पश्चिम बंगाल में तालिबानी शासन चल रहा है। तालिबानियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राष्ट्रवादियों पर हमला करें, उन्हें झूठे मामलों में फंसाएं, उन पर केस करें। युवा नेता को गिरफ्तार किया गया है, उन पर आर्म्स केस लगाया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि एनसीबी को पश्चिम बंगाल के प्रत्येक थाने में रेड करनी चाहिए जहाँ से गांजा और दूसरी ड्रग्स मिलेंगी। आज हमारे नेता को आर्म्स केस में फंसाया गया है तो कहीं ड्रग्स केस में फंसाया जा रहा है। इन परिस्थितियों में बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस ममता बनर्जी के तालिबानी शासन का हिस्सा बन चुकी है। इसके खिलाफ हम लोग आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू कर रहे हैं। गांजा फेंसिडिल पावा जाए। पुलिस का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता बीटी रोड को जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा। दिल्ली में इधर किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष का सियासी खेल जारी है। आज राहुल गांधी दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में मार्च निकालने वाले हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन आज 29वें दिन भी जारी है, तो कांग्रेस भी कृषि कानूनों के खिलाफ माहौल बनाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। कल कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि कानून के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता और मंत्रियों के दफ्तरों को घेरने की कोशिश की थी। अब आज राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी इसका हिस्सा होंगे। सुबह 11:15 बजे ये नेता दिल्ली के विजय चौक पर जमा होंगे। उसके बाद सभी विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करेंगे। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये लोग मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के ये नेता कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, कारपोरेट के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। एमएसपी को समाप्त कर दिया, कृषि फार्मिंग बिल ले आई, किसानों की जमीन को अधिकृत करना चाहती है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले दिन इस बिल विधेयक का विरोध किया, सड़कों पर आंदोलन किया, संसद में बोला। पूरी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में खड़े होकर आवाज उठाई, गिरफ्तारियां दी। फिर भी सरकार जिद पर अड़ी है, हथधर्मिता पर अड़ी है। कांग्रेस और लेफ्ट को यह लगता है कि कृषि कानूनों पर सरकार को घेरा जा सकता है, लिहाजा वो किसानों के सहारे सरकार विरोधी माहौल तैयार करने में लगे हैं। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगा रही है कि लेफ्ट समेत विरोधी पार्टियों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर रखा है। ये तस्वीरें बीजेपी के उसी दावे पर मुहर लगा रही हैं। केवल लेफ्ट ही नहीं, कांग्रेस, अकाली दल, टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी किसानों के साथ खुलकर खड़ी है। ऐसी ही पार्टियों को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया। केरल गढ़ है वामपंथ का, वहां पर एपीएमसी की मंडी ही नहीं है। जहां मंडी नहीं है, जहां एपीएमसी कानून नहीं है, वह राज्य इस पर दोगलापन कर रहा है। केरल की सरकार ने प्राइवेट चैनल्स के हाथों में यह काम दिया हुआ है। दरअसल प्राइवेट एंटिटीज के नाम पर दे आर द गून्स ऑफ द लेफ्ट विंग। जो वहां के गुंडे हैं, जो वहां के बदमाश हैं, उगाही करने का एक तरीका लेफ्ट की सरकार ने केरल में बना रखा है और इसके माध्यम से किसानों के ऊपर घोर अत्याचार किया जा रहा है। जाहिर है, जब तक किसान आंदोलन के नाम पर सियासत नहीं थमेगी, तब तक ये मसला हल नहीं होने वाला। किसानों ने सरकार के सभी प्रस्ताव ये कहते हुए खारिज कर दिए कि सरकार आग से न खेले। आंदोलन के 29वें दिन भी किसान संशोधन की बजाय तीनों कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। 29 दिनों से प्रदर्शन, 5 दौर की बातचीत, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। बावजूद इसके किसान संगठनों का न आंदोलन खत्म हुआ और न ही सरकार कृषि बिल पर यू टर्न लेने को तैयार हुई। किसान संगठनों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि कृषि कानून को निरस्त किए बिना कोई बात नहीं बनेगी। एक तरह से डेड लॉ की माने, क्योंकि उसके
वापिस हुए बिना और MSP की गारंटी का कानून बनाए बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। रास्ते तो सारे बंद हैं। जो चिट्ठी का था वो रास्ता नहीं है, वो तो एक लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया है और उस लोग भ्रमित ना हो इसलिए हमें जवाब देना पड़ा है। वरना हम उनको पिछली 5 मीटिंगों में ये बता चुके हैं कि आप जो हमें देना चाहते हो, जो हमारे नाम पे आप कह रहे हो किसानों का फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, हमें ये फायदा नहीं चाहिए। किसान संगठनों को मनाने और उन्हें भरोसा देने के लिए सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार को कह दिया कि वो आग से खेलने की कोशिश न करें। सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका चल रहे आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह न होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। सरकार का ये रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के छोड़ के पूरा हिंदुस्तान में वो कोई जगह में ये मंडी का सिस्टम चालू नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ 6% किसान का इसका फायदा मिलता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का। बाकी पूरा देश में लागू नहीं होता, तो इसलिए इसको कैसे लागू किया जाएगा ये हमारा मांग है। बस सरकार उसमें नजर देने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के बाद सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार जिन संशोधनों की बात कर रही है वे बेकार हैं। सरकार को बातचीत के लिए कोई ठोस प्रस्ताव भेजना चाहिए, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस कानून से किसानों के अच्छे दिन वापस आएंगे। 25 दिसंबर 9 करोड़ किसान 18,000 करोड़ की राशि और ये सीधे खातों में नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पहुंचेगी। ये 9 करोड़ किसान निखालस हैं जिनको 25 दिसंबर को ये 18,000 करोड़ रुपया एक किस्त के रूप में उस दिन प्रदान किया जाएगा। दिल्ली और इसके आसपास हजारों किसान 29 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के तमाम आश्वासन के बाद भी कृषि कानून वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। किसानों के बातचीत से इनकार के बाद अब फिर से नजरें सरकार पर टिकी हैं कि वो आगे क्या प्रस्ताव लेकर आती है। किसानों के आंदोलन का सियासी इस्तेमाल करने के सबूत लगातार मिल रहे हैं। और इस काम में सबसे आगे है वामपंथी दल। वामपंथी दलों ने किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक कर दिया है। किसानों के काफले में लाल झंडे। नासिक से निकले काफले में 400 गाड़ियां, 2000 से ज्यादा लोग, हर कार पर लाल झंडा। ये तस्वीरें देखकर कोई क्या समझेगा, काफले में किसान हैं या वामपंथी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता। ये किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के नासिक से निकले किसानों के काफले की तस्वीरें हैं। फिलहाल ये जत्था इंदौर पहुंचा है, जिसमें 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं, 2000 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन गाड़ियों पर लगे झंडे साफ इशारा कर रहे हैं, वामपंथी दलों के लोग किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। हालांकि ये कहने पर इसका जवाब होता है, आंदोलन तो किसानों का है, हम तो उसको सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, उससे लेफ्ट पार्टीज की अखिल भारतीय किसान सभा का सपोर्ट हासिल है। अशोक धौले इसके नेता हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का दूसरा नया स्ट्रेन मिला है। ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ये नया स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन की तरह ही काफी संक्रामक है। हालांकि राहत की बात यह है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि उसकी वैक्सीन इस नए स्ट्रेन से मुकाबले में कारगर साबित होगी। ब्रिटेन में अभी कोरोना के नए स्ट्रेन की स्टडी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि ये दूसरा वेरिएंट लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने सरकार को आगाह किया है। इन दोनों की वजह से ही ब्रिटेन को कोरोना के दूसरे लहर का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को ब्रिटेन में 36,000 से ज्यादा मामले सामने आए। सबसे बड़ी चिंता की बात है, दोनों ही वेरिएंट्स का पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक होना। पहला स्ट्रेन पिछले महीने पकड़ में आया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का संक्रमण दक्षिण अफ्रीका से आए किसी व्यक्ति से फैला है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले हफ्ते ही कोरोना के नए वेरिएंट का ऐलान किया था। इसी वेरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वायरस की पुष्टि होते ही ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका से यात्रा पर पाबंदी लगा दी है
और पिछले 15 दिन से दक्षिण अफ्रीका से आए यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। हालांकि ब्रिटिश वैक्सीन प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कोरोना वैक्सीन इसके नए वेरिएंट पर भी असरदार होगी, लेकिन कोरोना के लगातार बदलते स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। मुंबई में अवैध निर्माण पर बीएमसी से चल रही मुकदमेबाजी में एक्ट्रेस कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। और मुंबई की एक सिविल कोर्ट ने कंगना की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने बीएमसी कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। कंगना रनौत को उम्मीद थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरह सिविल कोर्ट भी बीएमसी की कार्रवाई रोकने की उनकी अर्जी मान लेगी, लेकिन अवैध निर्माण के 2 साल पुराने मामले में बीएमसी की दलीलों के आगे कंगना की दरख्वास्त खारिज हो गई। इसके बाद बीएमसी ने कंगना को नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद बीएमसी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकती है। बीएमसी ने इसी सितंबर महीने में कंगना के ऑफिस के कुछ हिस्से को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी। कंगना ने इसके बाद हाईकोर्ट में केस दर्ज कर बीएमसी से हर्जाना भरने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने भी कहा था बीएमसी की कार्रवाई बदले की भावना से भरी लगती है। ये नया मामला उसी बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर कंगना के घर का है। बीएमसी ने मार्च 2018 में एफएसआई अतिक्रमण का आरोप लगाया था। एक सन की प्रेमी ने सरेआम पिस्टल से फायरिंग करते हुए धमकी दी और खुद ही अपना वीडियो बनाया। दरभंगा के इस सिरफिरे को ना तो कानून का डर था और ना ही पुलिस का। आज के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। सिरफिरे की सनक वाला वीडियो वायरल। फायरिंग कर प्रेमिका के पति को धमकी। अगर नई बात मान ली तो तोरा कारण जितने भी बेगुनाह लोग मारल जतो सबके जिम्मेवार तू होगा और तेरा समाज। राढ़ी गांव समाज को मैं आखिरी चांस दे रहा हूं, क्योंकि ये तीसरी चांस किस्मत वाले को मिलता है। आज के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। करीब 20 सेकंड के इस वीडियो में जितेंद्र शर्मा ने जो कहा उसका इतिहास 2 साल पुराना है। जिस महिला की प्रेम जाल में जान लेने की बात ये कर रहा है उसकी शादी 2 साल पहले दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र के राढ़ी गांव निवासी रामलाल यादव से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई। ये दोनों हमको बार बार कॉल करके धमकी वगैरह दिया जाता था कि तुम अपने पत्नी को छोड़ दो नहीं तो गोली मार देंगे। उसी क्रम में 2019 में मेरे घर पे रात्रि 3 बजे रात्रि आया और उसके बाद गोली चला गया और मेरे भाई को घायल कर गया। घायल करने के बाद फिर 1.5 साल घटना का क्रम हो गया। पुनः दोबारा वीडियो रिलीज करके और आर्म्स के साथ हमको फिर से धमकी दे गया है। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बंदर की वजह से गजब की अफरा तफरी मची। ये बंदर रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे व्यक्ति से लाखों रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। एक बंदर के पीछे उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गजब का सीन हो गया। सवाल बंदर के हाथ लगे 1 लाख रुपए का था, लिहाजा ड्रामा ऐसा कि न हंसते बने और न ही कोई फरियाद करते। कासिमपुर के एक बुजुर्ग चोर उचक्कों से बचते बचाते 1 लाख रुपए लेकर आए थे जमीन रजिस्ट्री कराने, लेकिन यहाँ बंदर के फेर में पड़ गए। रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचने से पहले ही पेड़ से अचानक उतरा बंदर बुजुर्ग से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बैग के साथ आधे घंटे तक बंदर इधर उधर भागता रहा। उसके पीछे पब्लिक भागती रही। कुछ नोट तो यूं ही फेंक दिए बंदर ने, कुछ के टुकड़े टुकड़े कर जमीन पर गिराता रहा। उनके हाथ से बंदर आया, छीन कर लेकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, फिर ऊपर से धीरे धीरे डालता रहा। उसमें से 4-5 हज़ार रुपये लगभग कम निकले और बाकी फटी नोटें निकली, 40-50 नोट। आधे घंटे के बाद थोड़ी सांस में सांस जरूर आई जब 90,000 से ज्यादा रुपए पब्लिक ने भी ईमानदारी दिखाई और जिसे जो मिला वो बुजुर्ग को देता गया, लेकिन 5 से 6,000 के नोट बंदर ने फाड़ डाले। क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना के नए अवतार को हराएगा भारत? महाराष्ट्र में कितना असरदार है नाइट कर्फ्यू, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक